नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो कई तरह की परीक्षाओं में आपको सपोर्ट करते हैं। आपके परीक्षाओं में काम आने वाली चीजें हैं। आपका बीए हो, बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो या दूसरी परीक्षाओं में, जिसको हम कई नामों से भी जानते हैं। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी चुनौतियां भी इसको कहते हैं। इसका नाम भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी चुनौतियां भी हैं। इसका नाम भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं उसकी समस्याएं भी हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई नाम आते हैं जिस पर हमको आज चर्चा करनी है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली चीज है। तो आज हम इसी प्रश्न पत्र पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो जैसा आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, आपको पता भी होगा कि हम जब भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली आती है और वहां से शुरू होता है और एक लंबा सफर है भारतीय शिक्षा का इतिहास, जो एक लंबा इतिहास है भारतीय शिक्षा का। तो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें भारतीय शिक्षा को, तो भारतीय शिक्षा को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। भारतीय शिक्षा को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन भारतीय शिक्षा, पहला भाग इसका जो होता है प्राचीन भारतीय शिक्षा, दूसरा भाग मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और जो इसका तीसरा भाग होता है आधुनिक भारतीय शिक्षा, आधुनिक शिक्षा जिसको कहते हैं। तो इस तीन भागों में हम अपनी सुविधा के अनुसार पूरी अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपने सुविधा के अनुसार हम इन तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग? पहला प्राचीन भारतीय शिक्षा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और तीसरा आधुनिक भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग इसको हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा जो हमारी है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय होता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय होता है वो प्राचीन भारतीय शिक्षा का समय होता है। फिर 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो समय होता है उसको हम मध्यकालीन भारतीय शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। और 1700 से लेकर और वर्तमान समय तक का जो समय होता है इसको हम 1700 से लेकर वर्तमान समय तक की जो शिक्षा प्रणाली होती है इसको हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के नाम से जानते हैं। फिर हम इसके अंदर बात करें तो सुविधा की दृष्टि से जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा को हम दो भागों में बांटते हैं। जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है प्राचीन भारतीय शिक्षा का, इसको हम दो भागों में, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट होता है उसका सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा को दो पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो पहला होता है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा आपको पता होगा, जो वैदिक कालीन शिक्षा यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था उस समय को हम वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा के नाम से, वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1200 ईस्वी तक का समय था, यानी लगभग 1700 वर्षों तक का जो समय था, इसको हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में दो प्रमुख प्रणालियां थी, वैदिक कालीन शिक्षा और
बौद्धकालीन शिक्षा। वैदिक और बौद्ध। वैदिक जिसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व थी, और बौद्ध जिसकी अवधि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक थी। ठीक, तो ये प्राचीन भारतीय शिक्षा हो जाती है। फिर मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक अपने एक उत्थान के रूप में थी, एक उत्कृष्ट क्षेत्र में थी, एक ऊंचाई को प्राप्त कर रही थी वो शिक्षा, वो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के नाम से जानी गई। और आधुनिक भारतीय शिक्षा की जब हम बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा को भी हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली। वो समय जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और उसके समय में जो शिक्षा प्रणाली डेवलप हुई, विकसित हुई, उसको हम रखते हैं पहले में। आधुनिक भारतीय शिक्षा को जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसमें पहला पार्ट क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, जिसकी अवधि 1700 ईस्वी से लेकर 1857 तक। 1700 ईस्वी से लेकर 1857। 1857 हम इसलिए कह सकते हैं कि 1857 में हमारी एक असफल क्रांति हुई थी, जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह का नाम दिया था। तो असफल क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया। तो इस समय जो कार्य हुए शिक्षा के क्षेत्र में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना गया। फिर 1857 से 1947 तक, यानी स्वतंत्रता मिलने तक का जो शिक्षा प्रणाली थी, 1857 से लेकर, वो ब्रिटिश संसद द्वारा शासित या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से हम जान सकते हैं। और फिर तीसरा जो भाग होता है इसका, स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली जो 1947 से लेकर आज तक, जिसको हम कहते हैं, वो स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, मोटे मोटे तौर पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर तीनों का, वैदिक, बौद्ध यानी प्राचीन का, मध्य का और आधुनिक की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण कार्य इन समय में कौन कौन से कार्य थे ऐसे जो महत्वपूर्ण रूप से हुए थे। तो सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा कर लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, जिसको हम प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा की हम बात करते हैं। वैदिक शिक्षा, इसको वैदिक इसलिए कहा गया कि जब यह शिक्षा प्रणाली अपने अस्तित्व में आई, उस समय हमारा समाज वेदों के बताए रास्ते पर चल रहा था। समाज का आधार था, समाज के गठन का आधार था वेद के कारण, वेदों के बताए समाज के कारण इसको वैदिक पीरियड के नाम से हम जानते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से इसको जाना गया है। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ जो थी, तो सबसे पहले प्रशासन और वित्त की बात कर ली जाती है। प्रशासन और वित्त वैदिक काल का कैसा था, तो प्रशासन के बारे में हम कहते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वो राज्य के जो राजा होता था, शासक होता था, राज्य होता था, वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वैदिक काल शिक्षा में राजाओं का या शासन प्रशासन का उसमें कोई नियंत्रण नहीं था, कोई उस पर लगाम नहीं लगाते थे, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र गुरुकुल होते थे, चरण होते थे, घटिका होते थे, टोल होते थे, ये सब शिक्षा के केंद्र थे यानी विद्यालय थे। इनमें गुरुओं का शासन होता था। गुरु जो वहां के होते थे गुरुकुलों के, वो अपने हिसाब से अपने गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था संचालित करते थे, उसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं था, यानी शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। दूसरी चीज निःशुल्क शिक्षा थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वैदिक काल में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, ये इसकी विशेषता थी। तीसरी चीज, अब लोग पूछते हैं कि जब राजाओं का नियंत्रण नहीं होता था
कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, तो शिक्षा की व्यवस्था कैसे होती थी? तो हम बात करें कि वैदिक काल में शिक्षा जो आय के स्रोत थे वो दान थे, दक्षिणा था और भिक्षा थी। दान, दक्षिणा और भिक्षा ये वैदिक कालीन शिक्षा के आय के स्रोत थे। दान यानी स्थानीय जो नगर होते थे, गांव होते थे, राज्य होते थे, वहां के समाज के धनी वर्ग के लोग, राजा महाराजा जो भी होते थे, गुरुकुलों को दान करते थे। दान में पशु होते थे, बर्तन होते थे, कपड़े होते थे, कुछ मुद्राएं होती थी। तो इस तरह से खेत दे दिए जाते थे दान में, जिससे कर जो आता था उससे गुरुकुलों का खर्चा चलता था, तो ये दान था। दक्षिणा, जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वह अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदक्षिणा देते थे, इससे भी गुरुकुल का खर्च चलता था। और भिक्षा, जो गुरुकुल के रहने वाले विद्यार्थी होते थे आसपास के नगरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, जिससे गुरुकुलों का खर्चा चलता था। तो ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित थे। शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाए वैदिक काल में, तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो मुख्य रूप से शारीरिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, नागरिक गुणों का विकास और जीविकोपार्जन का विकास, और अंतिम उद्देश्य जो उसका निश्चित किया गया था वो अंतिम उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति। ये वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। तो उद्देश्य जब इस तरह से रखे गए थे तो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन क्या होती है? पाठचर्या। सॉरी, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है। तो जैसे उद्देश्य निश्चित थे, उद्देश्य में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्य थे। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास करते थे, उसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का वैदिक काल में विकास किया जाता था। तो पाठचर्या में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है। एक तरफ साहित्य, धर्म, दर्शन था, वेद थे, तो दूसरी तरफ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और विज्ञान भी थे। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय की चर्चा यहाँ पर की गई। इसके साथ साथ जो पाठचर्या शिक्षण विधियां थी, शिक्षण विधियां मुख्य रूप से वैदिक काल में सबसे पहली विधि थी अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, शास्त्रार्थ विधि, तर्क विधि, मौखिक विधि, कहानी विधि, यात्रा एवं देशाटन विधि, ये प्रमुख विधियां थी जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से कह सकते हो मौखिक थी। वहां कापी कलम किताब नहीं चलता था, मौखिक रूप से ही गुरु शिक्षा देते थे और उसको अनुकरण करके दोहराकर बच्चे याद करते थे। उस पर याद जो कहते हैं कि श्रवण मनन निध्यासन, सुनते थे, मनन करते थे और फिर निर्णय लेते थे। इस प्रकार की शिक्षण विधियां थी। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो शिक्षक की बात, अनुशासन की बात आती है। अनुशासन वैदिक काल में किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। दंड का प्रावधान कहीं कहीं पर था गुरुकुलों में, लेकिन शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। जो दंड होते थे वो कई प्रकार के ऐसे दंड होते थे, जैसे बच्चा अगर कोई विद्यार्थी दंडता करता था तो उसको उपवास करा देते थे, समय भोजन नहीं देते थे। अपने गुरु अपने पास से अपने बच्चों के बीच से उसको अलग बैठा देता था, जिसको उसको गलती का एहसास हो जाता था। तो इस तरह के दंड का प्रावधान था। लेकिन गुरुकुल का जो एनवायरनमेंट होता था बहुत अच्छा होता था। गुरु एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करते थे जिसका अनुकरण करते बच्चे स्वयं से अनुशासित होते थे, यानी कि आत्म अनुशासन और स्व अनुशासन पर जोर दिया जाता था। अनुशासन के बाद बात की जाती है शिक्षक की। तो गुरुकुल के जो शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, वो अपने बच्चों को के समान, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। दोनों के संबंध जो होते थे वो किसी भी युग के शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधों में वैदिक काल में जो संबंध होते थे वो सबसे मधुर होते थे। परस्पर श्रद्धा और विश्वास पर आधारित संबंध होते थे। वो पिता और पुत्र जैसे संबंध होते थे। गुरुकुलों में प्रवेश के बाद बच्चों के रहने की, खाने की, पहनने की सारी व्यवस्थाएं जो होती थी वो गुरु ही करते थे। ठीक, तो पिता पुत्र व्यवहार होते थे। और ये गुरु को अपने विषय का जो ज्ञानी होना जरूरी होता था।
इसके साथ साथ वो सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। गुरु उस समय के जो होते थे वो शिक्षण कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लेते थे। ठीक, तो ये गुरु थे। फिर विद्यार्थी की बात आती है। विद्यार्थी के बारे में कहा गया कि विद्यार्थी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, अपने गुरुओं का की आज्ञा का पालन करता होना चाहिए, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए और गुरुकुलों के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थी के बारे में है। फिर विद्यालय की बात आती है, तो जो विद्यालय थे वैदिक काल में, उन विद्यालयों में कई प्रकार के विद्यालय थे। जो मुख्य थे वो गुरुकुल थे। गुरुकुल वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। गुरुकुल के अलावा चरण थे, घटिका था, टोल थे, टोल के साथ परिषद था और परिवज्राचार्य, ये शिक्षा के केंद्र थे। ठीक, गुरुकुल सबसे ज्यादा चर्चित हुए वैदिक काल में। गुरुकुल में जब बच्चा जाता था, अब इसमें गुरुकुल में होता था, चरण होता था, घटिका होता था, टोल, परिषद, पारवज्रिकाचार्य वो होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शिक्षा देते थे। ऐसे शिक्षक जो एक जगह से जाकर दूसरे जगह जाकर तीसरे जगह इस तरह से चलते फिरते शिक्षा प्रदान करते थे, उनको पारवज्रिकाचार्य कहा जाता था। तो इस तरह के शिक्षा के केंद्र या शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित था गुरुकुल प्रणाली भी इसको कहा गया। वैदिककालीन शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा शुरू होने के समय अगर हम पूछें कि शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार होते थे वैदिक काल में, तो शिक्षा से संबंधित 3 संस्कार होते थे। पहला संस्कार था विद्यारंभ, दूसरा संस्कार था उपनयन और तीसरा संस्कार था समावर्तन। समावर्तन कहा गया है इसको। कहीं समावर्तन लिखकर आता है, कहीं समावर्तन लिखकर आता है। तो ये 3 संस्कार वैदिक काल में होते थे जो शिक्षा से जुड़े हुए संस्कार होते थे। ठीक, विद्यारंभ संस्कार जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, 5 वर्ष की एज हो जाती थी, तो उसकी घर की, क्योंकि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था घरों पर ही होती थी। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा की व्यवस्था घरों पर होती थी। तो जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो किसी शुभ दिन कुल पुरोहित को बुलाकर उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। विद्यारंभ संस्कार क्या होता था कि विद्यारंभ संस्कार में एक सफेद कपड़ा जमीन पर फैला दिया जाता था और उस पर चावल के दाने बिखेर दिए जाते थे। बच्चे को नए वस्त्र धारण कराकर गुरुओं के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। गुरु उसको आशीर्वाद देकर फिर उसकी उंगली पकड़कर उस पे चावल के दाने से ओम, उंगली पकड़कर ओम लिखवाता था। चावल के दाने पर ओम लिखवाता था। सरस्वती मंत्र का, गायत्री मंत्र का जाप होता था, हवन पूजन होता था और गुरु जो होते थे वो भोजन पानी गुरु को कराकर गुरु बच्चे को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता था। और इस संस्कार के द्वारा बच्चे की घरेलू शिक्षा, घर की शिक्षा विद्यारंभ संस्कार द्वारा शुरू हो जाती थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जब बालक, ये शिक्षा क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष तक चलती थी। जब बालक की उम्र 5 वर्ष की होती थी तब शुरू होती थी और 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष तक यह शिक्षा, घरेलू शिक्षा चलती थी। जब बालक 8 वर्ष का, 11 वर्ष का और 12 वर्ष का होता था तो उसका प्रवेश गुरुकुल में होता था। यही उम्र थी गुरुकुल में प्रवेश होने की। और 8, 11, 12 क्या है? जब ब्राह्मण वर्ण का बच्चा, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ण के बच्चे थे उनकी उम्र 8 वर्ष हो जाती थी। जो क्षत्रिय वर्ण के बच्चे थे उनकी उम्र 11 वर्ष हो जाती थी। और जो वैश्य वर्ण के बच्चे थे उनकी उम्र 12 वर्ष की हो जाती थी। तब उनको गुरुकुलों में प्रवेश के लिए ले जाया जाता था।
तो गुरुकुल में प्रवेश की उम्र क्या थी? गुरुकुल में प्रवेश की उम्र ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, कई जगह 10 भी मिलता है लेकिन अधिकांश जगह 11 वर्ष मिलता है, और वैश्य वर्ण के लिए 12 वर्ष की उम्र बच्चे की जब हो जाती थी तो गुरुकुलों में प्रवेश होता था। और गुरुकुल में प्रवेश के समय जो संस्कार होता था तो वो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन मतलब समीप लाना, गुरुओं के समीप बच्चे को लाया जाता था, तब उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बच्चे को ब्रह्मचारी या द्विजन्मा भी कहा जाता था। ठीक, तो अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उपनयन वैदिक काल में शिक्षा का संस्कार कौन सा था, या वैदिक काल में या गुरुकुलों में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? तो उपनयन संस्कार होता था। ठीक, शिक्षा का संस्कार उपनयन था, लेकिन घरेलू शिक्षा आरंभ करने का, घर की शिक्षा आरंभ करने का संस्कार विद्यारंभ था। ठीक, और जब शिक्षा उसकी पूरी हो जाती थी, शिक्षा जब पूरी हो जाती थी तो जब वो गृहस्थ जीवन की तरफ लौटने लगता था तो समावर्तन संस्कार या समावर्तन संस्कार होता था, जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। और शिक्षा कम से कम 8 वर्ष तक, लगभग 8 या 12 वर्ष तक शिक्षा चलती थी बच्चे की। और भी कई प्रकार की शिक्षा थी। उपाधियां जो थी वो मौखिक थी। 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष, इस तरह से वैदिक काल में शिक्षा चलती थी। 12 वर्ष जो शिक्षा ले लेता था और एक वेद का ज्ञान कर लेता था, 12 वर्ष की शिक्षा अथवा एक वेद का जो ज्ञाता होता था उसको वैदिक काल में स्नातक कहा जाता था। ठीक, 24 वर्ष की शिक्षा जो लेता था और 2 वेद का ज्ञाता हो जाता था उसको वसु कहा जाता था। ठीक, उसको वसु कहा जाता था। और जो 36 वर्ष की शिक्षा लेता था और 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको रुद्र कहा जाता था। ये उपाधियां दी जाती थी, उसको रुद्र कहा जाता था। और जो 48 वर्ष की शिक्षा लेता था और 4 वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उसको आदित्य कहा जाता था। उसको आदित्य कहा जाता था। ये उपाधियां दी जाती थी, क्योंकि पहले ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं चलता था, मौखिक रूप से ही उपाधियां दी जाती थी। ये क्वालिफिकेशन होती थी जिसको 12 वर्ष की शिक्षा 1 वेद का अध्ययन स्नातक, 24 वर्ष की शिक्षा 2 वेद का अध्ययन वसु, 36 वर्ष की शिक्षा 3 वेद का अध्ययन रुद्र, और 48 वर्ष और 4 वेद का अध्ययन आदित्य कहलाता था। ये उपाधियां दी जाती थी। ठीक, और समावर्तन संस्कार उसका होता था। समावर्तन संस्कार में उसको पुनः नए वस्त्र धारण कराए जाते थे, गृहस्थ वस्त्र धारण कराए जाते थे, उसका श्रृंगार किया जाता था। आसपास के गुरुकुलों में गुरु उसको ले जाकर परिचय कराते थे कि फला ने हमारे यहाँ स्नातक वसु या आदित्य की उपाधि प्राप्त कर ली है। ठीक, और दीक्षांत भाषण होता था, जैसे आज के समय में विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता था, ऐसे ही वैदिक काल में समावर्तन संस्कार होता था। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा है। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा के बाद जो गुरुकुल होते थे, विद्यालय गुरुकुल होते थे, गुरुकुल जो होते थे ये पहाड़ियों पर, जंगलों में, प्रकृति की गोद में होते थे, जहां पानी की व्यवस्था होती थी और भी संसाधन होते थे। ऐसे शांत, एकांत, शांत वातावरण में गुरुकुल में ये गुरुकुल होते थे। तो ये आपका प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा का एक संक्षिप्त परिचय था। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा के बाद में हम बात करें तो बौद्ध कालीन शिक्षा आता है, जिसका हम बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में हम इसके अगले भाग में सेकेंड वीडियो में चर्चा करेंगे। बौद्ध कालीन, फिर मध्य और आधुनिक शिक्षा का संक्षिप्त रूप से 3 भाग में इसका हम 4 भाग में इसकी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। और आप लोग सभी लोग चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इससे अपनी तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।